हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। और हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं टारगेट कोस्टिंग। टारगेट टारगेट कोस्टिंग हमें दिया हुआ है सीएमए फाइनल के स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट में, और सीए फाइनल में भी शायद एप्लीकेबल है, पर मैं इतना श्योर नहीं हूँ सीए फाइनल के बारे में। पर सीएमए फाइनल के स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है, और हम इसे जो है हमारे स्टडी मटेरियल से कवर करने वाले हैं। आप जो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आप इसका स्टडी मटेरियल से कवर कर सकते हो, उसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और जो मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ वो न्यूमेरिकल पोर्शन, और न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करते वक्त ही आपको समझ में आ जाएगा कि थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको करना क्या है। अगर आपने न्यूमेरिकल पोर्शन कवर कर लिया तो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन जो है, जब आप उसको एक बार ही रीड करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या है। ठीक है, तो हम हमारे जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम जो है हमारी बुक से सोल्व करने वाले, जो हमें हमारे स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं। ठीक है, स्टडी मटेरियल में हमें लिमिटेड ही जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम वो आज सारे जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, हमारे पास दिया है इलस्ट्रेशन नंबर 6। यह है सीएमए फाइनल का स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का स्टडी मटेरियल। देखिए, पढ़िए। इसमें लिखा है कि शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि एक्चुअली ये प्रिंट आउट है मटेरियल का, और एक्चुअल मटेरियल अभी तक मेरे को रिसीव नहीं हुआ है, तो ये उसका प्रिंट आउट है, इसलिए शायद थोड़ा सा आपको जो है क्लियर जो है विजिबल ना हो, पर मैं आपके साथ रीड आउट कर रहा हूँ तो आप इजीली जो है समझ जाएंगे। बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करती है 1000 रुपये पर यूनिट पे ड्यू टू कंपटीशन। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका एक हिंट देता हूँ, हमें करना क्या है। एक्चुअली हमें टारगेट कॉस्टिंग में करना क्या है। टारगेट कोस्टिंग हमें टारगेट कोस्टिंग में करना क्या है। हमें पहले चाहिए हमारी, आप कॉस्ट कैसे निकालते हो। अगर मैं अपनी सेल्स में से अपना प्रॉफिट हटा दूं तो मेरे पास निकल जाएगी कॉस्ट। तो आपको सिंपल बस यही करना है पूरे चैप्टर में, आपको निकालना है टारगेट सेलिंग प्राइस। आपको देखना है कि आपका टारगेट सेलिंग प्राइस क्या है, इसमें से लेस करेंगे हम टारगेट प्रॉफिट। अगर हम हमारे टारगेट सेलिंग प्राइस में से अगर हम टारगेट प्रॉफिट माइनस कर दें तो हमारे पास आएगी टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जो हमने पहले से डिटरमाइन की हुई है कि इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम पहले सोचेंगे कि हमारी सेल्स कितनी होनी चाहिए, फिर हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए। ठीक है, हमने सोच लिया कि हमें तो 1 लाख रुपए की सेल करनी है और महीने के 30,000 रुपये कमाने ही कमाने हैं, कुछ भी हो जाए। तो मैं कह सकता हूँ कि आप मैक्सिमम 70,000 की कॉस्ट बियर कर सकते हो। तो 70,000 की जो कॉस्ट है वो टारगेट कॉस्ट है। ठीक है, अब हम हमारे इलस्ट्रेशन को देखते हैं, और हमें सिर्फ यही सिंपल कंसेप्ट यूज करना है पूरे चैप्टर में। देखिए, बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो वो सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को 1000 रुपीज़ पर यूनिट पे। कंपटीशन की वजह से इट्स कॉम्पिटिटर आर लाइकली टू रिड्यूस प्राइस बाय 50%। जो उनका कॉम्पिटिटर है वो अपना प्राइस जो है 15% से जो है रिड्यूस कर सकता है, ये लाइकली है। ये हमें लगता है कि 15% से कम करेगा, और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भी वही प्राइस रखना पड़ेगा जो हमारा कॉम्पिटिटर रख रहा है। अगर हमारे कॉम्पिटिटर का और हमारे प्राइस में डिफरेंस होगा, हमारा प्राइस ज़्यादा होगा, कॉम्पिटिटर का प्राइस कम होगा, तो फिर जो है हमारे जितने भी कस्टमर है वो कॉम्पिटिटर पर शिफ्ट हो जाएंगे, हमारे पास कोई नहीं आएगा ऐसे। ठीक है, तो हमें इसमें मेन क्या है, हमें इस टारगेट कॉस्टिंग में हमारे कॉम्पिटिटर के प्राइस को देखते हुए चलना है। हमारे प्राइस को हमें इतना नहीं यहाँ पे फोकस करना, हमें दूसरे के प्राइस को देखना है कि दूसरे का प्राइस जो है सेलिंग प्राइस, ठीक है, वो हमारे प्रोडक्ट से ज़्यादा हो। ठीक है, हमारा प्राइस जो है उसके प्रोडक्ट से ज़्यादा ना हो। देखिए, बी वांट्स टू रिस्पॉन्ड एग्रेसिवली। बी ये कह रहे हैं कि भाई हमें गुस्सा आ रहा है, हम जो है एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करेंगे हमारे कॉम्पिटिटर को। ठीक है, वो 15% से रिड्यूस कर रहा है तो हम भी करेंगे, ये बी कह रहा है हमारी कंपनी। ठीक है, वो कह रहा है कि हम जो है प्राइस को 20% से कट करेंगे। अरे वो कह रहा है कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है तुम तो 15% से करोगे, हमारे अंदर इतना दम है कि हम 20% से प्राइस कम कर सकते हैं। ठीक है, एंड एक्सपेक्ट दैट द प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ 1.5 लाख यूनिट, और हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जो हम 1.5 लाख यूनिट बेचते थे पर एनम की, अब वो जो है प्राइस रिड्यूस करने के बाद 2 लाख पे पहुंच जाएगी। इसका मतलब 50,000 यूनिट जो है वो बढ़ जाएगी प्राइस रिड्यूस करने की वजह से। बी वॉन्ट्स टू अर्न अ 10% टारगेट प्रॉफिट ऑन सेल। बी जो है वो कहता है कि जो हमारी सेल्स होगी उसके ऊपर मुझे एटलीस्ट 10% का प्रॉफिट चाहिए बेस्ड ऑन। ठीक है, ये हमें इन्फॉर्मेशन दी है, इसके बेस पे एग्जिस्टिंग मटेरियल लगता है 400 रुपये पर यूनिट, और टारगेट मतलब प्राइस रिड्यूस करने के बाद जब मेरी यूनिट 1.5 लाख से 2 लाख पे पहुंच जाएगी, जब अपना प्राइस 20%, ये हमारा कॉम्पिटिटर रिड्यूस करने वाला 15%, हम नहीं कर रहे।
हम कर रहे हैं 20% से, ठीक है। 400 रुपये पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट अभी लगती है। अगर हम हमारा प्राइस को रिड्यूस कर दें और हमारी यूनिट्स 1.5 लाख से 2 लाख पे पहुंच जाए तो हमारा जो टारगेट जो मटेरियल का कॉस्ट है वो अब 385 हो जाएगा। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग लेबर पर यूनिट कॉस्ट पहले 55 लगती थी, नंबर ऑफ़ यूनिट बढ़ाने की वजह से अब वो 50 पे आ जाएगी। मशीनरी की कॉस्ट पहले 70 थी, अब 60 पे हो जाएगी। और ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पहले 525 लगती थी, अब जो है वो 495 ही लगेगी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स दिए हैं। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स 80 रुपीज़ पर ऑर्डर। पहले हमें जो है 22,500 ऑर्डर्स मिलते थे, अब जो है 21,250 ऑर्डर्स ही मिलेंगे और 80 रुपये पर ऑर्डर की कॉस्ट है। टेस्टिंग आवर्स 2 रुपये पर आवर, मतलब प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए जो घंटे लगते हैं। पहले हमें 45 लाख आवर्स लगते थे प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए, 2 रुपये पर आवर्स की हमारी कॉस्ट थी। पर अब 45 लाख के हमारे पास 30 लाख आवर्स हो जाएंगे, ठीक है, रिड्यूस हो गए आवर्स। अभी क्या है, अगर वो कन्फ्यूज रहे तो अभी मत सोचिए कि इसमें करना क्या है ऐसे वैसे, अभी जो है हम जो है सोल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी कन्फ्यूज मत होइए, बस सिर्फ रीड करिए क्वेश्चन को। यूनिट रिवर्क मतलब हमारे जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें कुछ यूनिट्स जो है हमारी वेस्ट हो जाती है, या फिर कह सकते हो कि उन यूनिट्स में कुछ डिफेक्ट होता है, तो उन यूनिट्स को दोबारा से सेल जो है सेलिंग के लिए कैपेबल बनाने के लिए, सेल्स के लिए कैपेबल बनाने के लिए हम उस पर कुछ रीवर्क करते हैं, और वो 100 रुपये पर यूनिट के हिसाब से लगता है। और पहले 12,000 यूनिट ऐसी थी जिसके ऊपर हमें रीवर्क करना पड़ता था उसे सेलिंग के लिए कैपेबल बनाने के लिए, पर लेकिन अब हमारे पास ये 13,000 हो जाएंगी बढ़ के, क्योंकि हमारे पास 1.5 लाख से 2 लाख यूनिट हो रही हैं, तो हमारे पास रीवर्क की यूनिट भी 12,000 से 13,000 हो रही है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर एलोकेटेड रेलिवेंट कोस्ट ड्राइवर। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को हम जो है रेलिवेंट कोस्ट ड्राइवर के बेस पे एलोकेट करते हैं, ठीक है। कोस्ट ड्राइवर अगर आपने ABC एनालिसिस किया है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कोस्ट ड्राइवर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे इसका कोई खास यूज़ नहीं है, बस सिर्फ दिया हुआ है कि हम कोस्ट ड्राइवर के बेस पे जो है एलोकेट करते हैं, और ये एलोकेट करके दी है हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बेस पे एलोकेट की हुई है, टेस्टिंग आवर्स के बेस पे, मतलब हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हम एलोकेट कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्डर के बेस पे। टेस्टिंग की कॉस्ट हम एलोकेट कर रहे हैं टेस्टिंग आवर्स के बेस पे, ठीक है। और यूनिट रीवर्क की कॉस्ट तो यूनिट रीवर्क की यूनिट्स के ऊपर लगने वाली है, मतलब ये दो कॉस्ट थी, ये हमने ABC एनालिसिस के बेस पे एलोकेट किए। कॉस्ट ड्राइवर हमने इनका फाइंड आउट किया और हमने इनको एलोकेट कर दिया कि ये 80 रुपये पर ऑर्डर लगने वाली है और ये 2 रुपये। अगर नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमारे जो है आगे जब आप मूव ऑन करोगे तब आएगी। अभी बस इतना समझ लीजिए कि ये कॉस्ट हमें एलोकेट करके दे रखी है, जैसा दिया है वैसा कॉस्ट है। और अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो पर यूनिट की फॉर द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम आर एस्टिमेटेड एज फॉलो। एक्सपेक्टेड मतलब 2 लाख यूनिट्स के लिए हमें लगता है कि ये कॉस्ट और हो जाएंगी। रिसर्च एंड डिज़ाइन की कॉस्ट 50 रुपीज़, मार्केटिंग एंड कस्टमर की सर्विस की कॉस्ट 130, मतलब 180 रुपीज़ की एडिशनल कॉस्ट लगानी पड़ेगी 1.5 लाख से 2 लाख यूनिट पे जाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप कैलकुलेट करो टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। एक तो ये पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट करो आप हमारी आपकी जो है वो टारगेट कॉस्ट कितनी है, प्लस एंड टारगेट कॉस्ट फॉर द प्रपोज्ड वॉल्यूम शो ब्रेक इवन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। इसने कहा है कि एक तो आप टारगेट कॉस्ट निकाल दो, और जो टोटल कॉस्ट निकाली है आपने टारगेट के बेस पे उस कॉस्ट का एक ब्रेक इवन बना दो, ब्रेकअप कर दो कि भाई कौन सी कॉस्ट मटेरियल की है, कितनी कॉस्ट कहाँ लगने वाली है, उसका एक ब्रेकअप कर दो। और सेकंड इसने पूछा कि प्रिपेयर टारगेट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। पहले हम हमारा पॉइंट 1 कवर करते हैं, हमें पहले निकालनी है टारगेट कॉस्ट। तो हमारे पास ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6 पॉइंट नंबर 1, एंड इसमें भी ए कैलकुलेशन ऑफ टारगेट कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट कैसे निकलती है? सेलिंग प्राइस में से माइनस करूंगा प्रॉफिट। देखिए पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड अमाउंट। अब मुझे पहले चाहिए टारगेट सेलिंग प्राइस, तो मैं अभी कहता हूं कि प्रेजेंट सेलिंग प्राइस क्या है। देखिए क्वेश्चन में दिया था कि हम जो है बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है 1000 रुपये पर यूनिट।
तो मैं कहता हूँ प्रेजेंट सेलिंग प्राइस पर यूनिट 1000 रुपये। आगे कह रहे हैं कि जो हमारी बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो अपने प्राइस को 20% से 15 को मत देखना, 15% हमारा कॉम्पिटिटर कम कर रहा है, हम जो है 20% कम कर रहे हैं। हम हमारे कॉम्पिटिटर से भी कम प्राइस चार्ज करेंगे, कॉम्पिटिटर से भी ज़्यादा प्राइस जो है कम करने को तैयार हैं। तो कॉम्पिटिटर कह रहा है कि हम 15% करेंगे, लेकिन हमारी कंपनी कह रही है एग्रेसिवली, हमारी कंपनी कह रही है अगर तुम 15 करोगे तो हम 20% करेंगे। तो देखो हम यहाँ से कह देते हैं लेस प्राइस रिडक्शन। कितना? हम 1000 रुपये पे 20% का प्राइस कम कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि 200 रुपये हम कम कर रहे हैं। ठीक है, और हमें प्राइस के बारे में कुछ दिया हो कि हम प्राइस 20% से कम कर रहे हैं, वॉल्यूम हमारी इतनी से इतनी हो जाएगी, और ये हमें टारगेट प्रॉफिट, मतलब हमारा प्राइस के बारे में सिर्फ इतना ही दिया है कि सेलिंग प्राइस हमारा 20% से कम हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ इसे टारगेट सेलिंग प्राइस, कि इतना सेलिंग प्राइस मुझे चाहिए। मैं 800 रुपये टारगेट कर रहा हूँ कि ये मैं चाहता हूँ कि 800 रुपये पे मेरी यूनिट बिक जाए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लेस करेंगे टारगेट प्रॉफिट। ये टारगेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? देखो क्वेश्चन ने हमें बताया भी है। क्वेश्चन कह रहा है कि बी जो है हमारी कंपनी, वो कह रही है कि हमें 10% प्रॉफिट अर्न करना है सेल्स के ऊपर, प्रॉफिट ऑन सेल्स 10% अर्न करना है सेल्स के ऊपर। तो हमारी सेल्स अगर 800 रुपये पर यूनिट के हिसाब से होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि 800 इंटू में 10%, तो मैं कह सकता हूँ हमारा टारगेट जो प्रॉफिट है वो 80 रुपये पर यूनिट है। तो ये हमारी आ जाएगी टारगेट कॉस्ट पर यूनिट, ये आएगी 720 रुपीज़। मतलब अब मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है 800 रुपये का मैं प्रोडक्ट बेचूँगा, 80 रुपये मुझे चाहिए कमाने हैं, तो मैं मैक्सिमम 720 रुपये तक का खर्चा लगा सकता हूँ मैं। ठीक है, ये मेरी टारगेट कॉस्ट है कि इतना मैं मैक्सिमम जो है अफोर्ड कर सकता हूँ, इतना खर्चा मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा था टारगेट कॉस्ट बताओ, टारगेट कॉस्ट हमने बता दी। तो पहले पॉइंट का ए पार्ट कवर, अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। मतलब पहले पॉइंट में ही 2 पार्ट पूछे हुए थे हमसे प्लस करके, एंड हमें इसकी जो है ब्रेकअप और बता दो। बी स्टेटमेंट शोइंग ब्रेकअप ऑफ टारगेट कॉस्ट। बड़ा भयानक वर्ड है ये। अब हमें निकालना है टारगेट कॉस्ट का ब्रेकअप। बताओ टारगेट कॉस्ट का भी, हमारा तो चलो कोई बात नहीं, टारगेट कॉस्ट का भी चलो हम इस टारगेट कॉस्ट का निकालना है ब्रेकअप। यहां से हम करते हैं पर्टिकुलर्स, देन हमें यहां पे निकालना है पर यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। अब हमें कौन कौन सी कॉस्ट दी है वो देखिए। हमें दिए पहले मटेरियल लगेगा 385 पर यूनिट, और ये हम निकाल रहे हैं पर यूनिट निकाल रहे हैं, टारगेट कॉस्ट पर यूनिट का ब्रेकअप कर रहे हैं। तो यहाँ पहले आएगी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ टोटल में अगर निकालना चाहो तो आपकी मर्जी है, पर हम टोटल में भी निकाल रहे हैं साथ के साथ। मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 385 पर यूनिट है। अगर मटेरियल कॉस्ट 385 पर यूनिट है तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं हमारे पास? ये रहे, पहले 1.5 लाख यूनिट्स बिकने थे, और अगर हम हमारा प्राइस 20% से कम कर दें तो 2 लाख यूनिट्स हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि 385 इंटू 2 लाख, तो ये हमारे पास आएगा 7 करोड़ एंड 70 लाख, 7 करोड़ 70 लाख। देन उसके बाद इसने कहा कि हमारे पास जो सेकंड कॉस्ट लगेगी वो लगेगी मैन्युफैक्चरिंग लेबर। जस्ट एक सेकंड,
हाँ, इन्होंने हमें कहा कि जो सेकंड हमारे लगेगी वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट लगने वाली है। ये पहले वाली एग्जिस्टिंग जो अभी लगती है, अगर हम हमारी यूनिट 1.5 लाख से 2 लाख पे पहुंचा दे तो कॉस्ट ये लगने लगेगी टारगेट कॉस्ट। तो हमारे पास मटेरियल की लगी 385, यहाँ पे लगेगी 50। पहले 55 लगती थी लेकिन अब हो जाएगी वो 50। हमें 55 ना देख के 50 देखने हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे हमारा लेबर कॉस्ट कितना 50। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मटेरियल कॉस्ट के बाद लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट हमारे पास आएगी 50 रुपीज़ पर यूनिट। तो ये मेरे पास आएगी 50 रुपीज़ पर यूनिट इंटू में 2 लाख। तो ये मेरे पास हो जाएगी 1 करोड़ रुपीज़। ये हो जाएगी 1 करोड़ रुपीज़। उसके बाद हमें दी हुई है, ये देखिए, उसके बाद हमें दी हुई है डायरेक्ट मशीनरी कॉस्ट पर यूनिट। मशीनरी को चलाने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी? पहले हमारे पास लगती थी 70 रुपीज़ पर यूनिट, अब वो लगेगी 60 रुपीज़ पर यूनिट। तो ये मशीनरी कॉस्ट है हमारे पास। तो हमारे पास आएगी मशीनरी कॉस्ट 60 रुपीज़ पर यूनिट। तो 60 रुपीज़ पर यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट हमारे पास है 2 लाख रुपीज़। तो ये आएगा 1 करोड़ एंड 20 लाख रुपीज़। 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़। ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आएगी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये टोटल में दी हुई है तो 455 और 70 525। ये इनका टोटल दिया हुआ है कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी लगने वाली है। अब हमारे पास आएंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इसमें ऐड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में हमारे पास आएंगी, पहले मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में हमारे पास जो फर्स्ट ओवरहेड दिया हुआ है वो है नंबर ऑफ ऑर्डर। मैं कह सकता हूँ कि ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 80 रुपये पर ऑर्डर। और हमारे पास आएंगे 21,250 ऑर्डर। ये पहले की कॉस्ट थी एग्जिस्टिंग जो अभी लग रही है। और अगर हमारे यूनिट 1.5 लाख से 2 लाख पहुँच जाएंगे तो कॉस्ट अब ये लगनी शुरू होगी। तो 21,250 ऑर्डर। तो मैं कह सकता हूँ कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल कितनी लगेगी? 21,250 ऑर्डर्स होंगे, 21,250 ऑर्डर। और एक ऑर्डर पे हमारे पास लगने वाली है 80 रुपये पर ऑर्डर। तो मैं कह सकता हूँ 80 रुपीज़ पर ऑर्डर। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 21,250 इंटू 80 रुपीज़ पर ऑर्डर। ये आएगी मेरे पास में 17 लाख रुपीज़। और अगर मैं 17 लाख को डिवाइड कर दूँ 2 लाख यूनिट से, क्योंकि हमारे पास 2 लाख यूनिट, तो पर यूनिट कॉस्ट आएगी 8 रुपये 50 पैसा। तो पर यूनिट जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 8 रुपीज़ 50 पैसा। ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास आनी थी, देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लगा चुके। अब आएगी टेस्टिंग आवर्स, मतलब टेस्टिंग कॉस्ट कह सकता हूँ मैं इसको। तो मैं कह सकता हूँ टेस्टिंग कॉस्ट हमारे पास दिए हुए हैं। टेस्टिंग कॉस्ट में नंबर ऑफ आवर्स हमें दिए हुए हैं, ये देखिए पहले लगते थे 45 लाख आवर्स, अब लगेंगे 30 लाख आवर्स। तो मैं कह सकता हूँ कि 30 लाख आवर्स इंटू 1 आवर की कॉस्ट कितनी है? आप लिखो 2 रुपीज़ पर आवर। तो मैं कह सकता हूँ 60 लाख की मेरी कॉस्ट। और अगर मैं 60 लाख को डिवाइड कर दूँ 2 लाख यूनिट से, तो कॉस्ट आएगी 30 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है। ये तो सभी को समझ में आ रहा है ना मैं कैसे निकाल रहा हूँ। 60 लाख की टोटल कॉस्ट है और 2 लाख यूनिट्स के ऊपर है तो मैंने डिवाइड कर दिया 2 लाख से। देन उसके बाद हमारे पास यूनिट्स रिवर्कड कॉस्ट। यूनिट रिवर्क कॉस्ट कैसे आएगी? अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले हमारे 12,000 यूनिट जो है रिवर्क होते थे, मतलब टोटल जितनी भी यूनिट बनाते थे हम 1.5 लाख रुपए, उसमें 12,000 यूनिट ऐसी थी इसके ऊपर थोड़ा सा काम और ज़्यादा करना पड़ता था ताकि उन्हें सेल करने की कैपेबल बना सकें। अब हमारे पास कह रहा है कि ये 13,000 हो जाएंगे और एक यूनिट पे 100 रुपये लगने वाले हैं। तो आएगा 13,000 यूनिट्स पे हमें रिवर्क करना पड़ेगा और 100 रुपये पर यूनिट मेरी कॉस्ट है। तो कितना आ जाएगा ये? 13,000 रुपये पर यूनिट और 100 रुपये पर यूनिट मेरी कॉस्ट है। तो ये आएगा हमारे पास 13 लाख रुपीज़। तो ये हो जाएगा 13 लाख रुपीज़। और अगर मैं इस 13 लाख को डिवाइड कर दूं 13,000 से मत कर देना, ये 13 लाख की कॉस्ट हम मानेंगे 2 लाख यूनिट्स के ऊपर ही है। तो 13 लाख डिवाइड बाई 2 लाख,
कॉस्ट आएगी 6 रुपये 50 पैसा, तो 6 रुपीज़ एंड 50 पैसा। और हमारे पास कौन सी कॉस्ट दी है, तो हमारे पास दी है यूनिट रिवर्क तक हो चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को हम कॉस्ट ड्राइवर के बेस पे एलोकेट करते हैं, ये रहे कॉस्ट ड्राइवर्स, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर हमारा कॉस्ट ड्राइवर है। टेस्टिंग आवर्स कॉस्ट ड्राइवर है, जो हमारी कॉस्ट होती है उसको हम नंबर ऑफ ऑर्डर के बेस में डिवाइड करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट को। टेस्टिंग की कॉस्ट को टेस्टिंग आवर्स में डिवाइड करते हैं, ये कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है, इसको छोड़ दो। ये आप आगे जब ABC एनालिसिस करोगे इसमें आपको मिल जाएगा ये। अब रिसर्च एंड डिज़ाइन और मार्केटिंग एंड कस्टमर की सर्विस की कॉस्ट हमें और लगानी पड़ेगी, ये लिखा हुआ है अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये लगानी पड़ेंगी, और ये पर यूनिट हमें ऑलरेडी दी है। तो यहाँ तक तो मैं कह सकता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगने वाली है। और ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी, देखिए ये आएगा 7 करोड़ 70 लाख प्लस 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ 20 लाख प्लस 17 लाख, just wait a second नाउ ये आपकी कॉस्ट आएगी। देखिए बैकग्राउंड में अगर नॉइस आ रही है तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, मैं इसको इतनी बार चुप करा चुका हूँ, अब मेरे तो आउट ऑफ कंट्रोल है ये। 7 करोड़ 70 लाख 1 करोड़ 20 लाख प्लस 17 लाख, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू दी है प्लस 60 लाख प्लस 13 लाख, ये वैल्यू निकल के आएगी 10 करोड़ 80 लैक्स, वैल्यू आएगी 10 करोड़ एंड 80 लैक्स, ठीक है। 10 करोड़ एंड 80 लैक्स, और इसको डिवाइड कर दूं 2 लाख यूनिट से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 540। तो ये कॉस्ट पर यूनिट जो है यहाँ पे 540। अब इसमें ऐड करेंगे अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट में हमारे पास आएगी पहले रिसर्च एंड डिज़ाइन, ये देखो ये लिखा हुआ अदर ऑपरेटिंग रिसर्च एंड डिज़ाइन मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस। तो हमारे पास आएगा रिसर्च एंड डिज़ाइन, दिया हुआ 50 रुपीज़ पर यूनिट। तो 50 रुपीज़ पर यूनिट मैं 2 लाख यूनिट से निकालूंगा तो ये आएगी वैल्यू हमारे पास 1 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़ रुपीज़। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड आएगा वो हमारे पास आएगी मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस, ये हमारे पास आएगी 130 पर यूनिट। 130 पर यूनिट, तो 2 लाख यूनिट्स पे कितनी आएगी, मैं जब वीडियो बनाऊंगा इसको तभी बोलना होता है, इतने ये नहीं बोलेगा। 2 करोड़ एंड 60 लाख रुपीज़, 2 करोड़ एंड 60 लाख रुपीज़। तो हमारे पास आएगी टोटल टारगेट कॉस्ट। तो टोटल टारगेट कॉस्ट कितनी है हमारे पास, ये 540 प्लस 50 प्लस 130, ये आएगी 720, एंड 720 पे 2 लाख यूनिट्स के ऊपर आएगी वैल्यू 14 करोड़ 40 लाख रुपीज़, 14 करोड़ एंड 40 लाख रुपीज़, 14 करोड़ एंड 40 लाख रुपीज़, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो इलस्ट्रेशन नंबर 16 का पार्ट नंबर ए, इलस्ट्रेशन 16 का पार्ट ए, ये कह रहे कि अब बता दो टारगेट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट और बना दो। अब आपको प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट और बनानी है। ये आपका आ गया सेकंड, स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी।
कैसे निकलेगा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी? पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ये हमारे पास आएगी पहले सेल्स हमारे पास कितनी है, हम करेंगे यहाँ पे 800 रुपये पर यूनिट थी और 2 लाख यूनिट्स थे। ये कितना आएगा? 16 करोड़। 2 लाख यूनिट्स पे 800 रुपये के अकॉर्डिंग 16 1 2 1 2 3 हाँ 16 करोड़। ये वैल्यू आएगी 16 करोड़। यहाँ से हम लेस करेंगे हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आएगा? सॉरी, 2 लाख यूनिट्स पे हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी 540। 2 लाख पे 540 पर यूनिट। सॉरी, 2 लाख पे 540 पर यूनिट। ये आएगा हमारे पास 10 करोड़ 80 लाख रुपीज़। 10 करोड़ 80 लाख रुपीज़। तो मैं इसे कह सकता हूँ कि ये हमारा होगा ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन कह सकते हो, ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन, ग्रॉस प्रॉफिट कह सकते हो आप इसे, ग्रॉस मार्जिन। इसमें से माइनस करेंगे 16 करोड़ तो आएगा ये 5 करोड़ 20 लाख रुपीज़। 5 करोड़ 20 लाख रुपीज़। और यहाँ से जब हम माइनस करेंगे, लेस करेंगे अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे पास कितनी थी? ये अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी थी? 3 करोड़ 60 लाख। 3 करोड़ 60 लाख। तो मैं कह सकता हूँ ये हमारा टारगेट प्रॉफिट। ये कितना आएगा? 5 करोड़ 20 लाख माइनस 3 करोड़ 60 लाख। ये आएगा हमारे पास 16 करोड़, नहीं 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ 60 लाख। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। हमने क्या किया, हमने सिर्फ टारगेट कॉस्ट निकालनी थी कि हमें हमारा सेलिंग प्राइस इतना दिया है, हमने रिड्यूस इतना कर दिया, इतने का हमें प्रॉफिट चाहिए, तो इतने की कॉस्ट हम बियर कर सकते हैं। और इस कॉस्ट को हमने सिर्फ डिवाइड कर दिया अलग अलग एलिमेंट्स में। इसमें से मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, लेबर कितना, मशीनरी कितनी लग रही है, अदर कॉस्ट वगैरह कितनी लग रही है। हमने सिर्फ कॉस्ट को डिवाइड किया और फिर हमने क्या किया, हमने हमारे सेल्स में से जो ये टोटल कॉस्ट है ये माइनस करके हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। चलिए अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आपको मेरा ईमेल दिख रहा है, आप ईमेल कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में क्या दिया है? डेस्कटॉप कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल 7500 यूनिट्स। कोई डेस्कटॉप कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है 7500 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। जो फुल कॉस्ट दी हुई है पर यूनिट इज़ 100 रुपीज़। मतलब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 100 रुपीज़ पर यूनिट की हमारी कॉस्ट लगेगी। कंपनी हैज़ फिक्स्ड इट्स प्राइस सो टू अर्न अ 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और 9 लाख रुपीज़। कंपनी ने अपना प्राइस इस तरीके से फिक्स करना है, ये तो कॉस्ट है हमारी, ये सेलिंग प्राइस नहीं, ये कॉस्ट दी हुई है। कंपनी कह रही है कि हम अपना प्राइस ऐसे फिक्स करेंगे कि हमें हमारे 9 लाख रुपए की जो हमने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर एटलीस्ट 20% का रिटर्न मिल जाए। तो आपको कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट फ्रॉम द अबव। ऑल्सो कैलकुलेट द मार्कअप परसेंटेज ऑन द फुल कॉस्ट पर यूनिट। इसमें 2 पॉइंट्स दिए हैं। पहले आपको निकालना है सेलिंग प्राइस और उसके बाद आपको पूछा गया है कि हमारे पास जितना आपने इसमें प्रॉफिट जोड़ा है वो कॉस्ट पे कितना परसेंट है। वो कह रहा है कि कॉस्ट के ऊपर कितना मार्कअप है। अभी समझेंगे क्या, देखो ये हमारा आएगा इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 का पॉइंट नंबर 1 और इसका भी ए पार्ट। इसमें हमारे पास आएगा पहले कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट। पर यूनिट का हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो कैसे निकलेगा, हम यहाँ पे करते हैं पहले पर्टिकुलर्स एंड पर यूनिट। अब ये कैसे निकलेगा देखिए,
हमें पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें सेल्स प्राइस निकालना है। सेल्स का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर हम हमारी कॉस्ट में हमारा प्रॉफिट जोड़ दे तो सेल्स निकल जाएगी। तो हमें दिया कि कॉस्ट जो है 100 रुपये पर यूनिट है, प्रॉफिट इतना चाहिए, हमें 9 लाख के ऊपर 20% का प्रॉफिट चाहिए और 7500 यूनिट्स हमारी। देखिए हम कहते हैं कि हमारी फुल कॉस्ट पर यूनिट जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में 100 रुपीज़ पर यूनिट, इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्रॉफिट पर यूनिट। प्रॉफिट पर यूनिट, पर यूनिट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखें हमें दिया हुआ है 9 लाख रुपए की हमारी इन्वेस्टमेंट, हमने 9 लाख रुपए लगाया और हमारा जो बिजनेसमैन है वो कह रहा है इसके ऊपर मुझे एटलीस्ट 20% का रिटर्न चाहिए। और हमारे पास आएगा टोटल प्रॉफिट कि मुझे 9 लाख पे 1,80,000 रुपीज़ का मुझे टोटल प्रॉफिट चाहिए और मेरे पास 7,500 यूनिट्स हैं, तो पर यूनिट प्रॉफिट आ जाएगा 9 लाख इंटू 20% डिवाइड बाई 7,500, ये आएगा 24 रुपीज़। तो हमारे पास आएगा टोटल टारगेट सेलिंग प्राइस। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, ये आएगा 124 रुपीज़ पर यूनिट। ये हो गया ए पार्ट कि हमें निकालना था सेलिंग प्राइस। अब सेकंड पार्ट, इसका बी पॉइंट क्या कह रहा है, पहले का ही फर्स्ट का ही बी पॉइंट क्या बोल रहे हैं, ये कह रहा है कि ऑल्सो कैलकुलेट द मार्कअप परसेंटेज ऑन फुल कॉस्ट पर यूनिट। ये कह रहा है कि फुल कॉस्ट जितनी आपकी कॉस्ट लगने वाली है उसके ऊपर आप कितना प्रॉफिट कमाओगे। देखिए कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्कअप, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्कअप ऑन फुल कॉस्ट, कितना परसेंट हमारा मार्कअप होगा फुल कॉस्ट के ऊपर। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा है बिल्कुल। तो परसेंटेज ऑफ मार्कअप इज इक्वल टू प्रॉफिट पर यूनिट डिवाइड बाय फुल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना आएगा, प्रॉफिट पर यूनिट है 24 डिवाइड बाय फुल कॉस्ट है 100 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, यह आएगा 24%। मतलब हम हमारे कॉस्ट के ऊपर 24% कमाएंगे। बस ने यही पूछा था आपसे कि जितनी आपकी कॉस्ट लग रही है ना उस कॉस्ट के ऊपर कितना कमाओगे। हम हमारी कॉस्ट के ऊपर 24% कमाएंगे। जब हमारी कॉस्ट के ऊपर हम 24% निकालेंगे, हमारी कॉस्ट 100 रुपीज़ है, इसका 24% निकालेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट पर यूनिट 24 रुपये आ जाएगा। बस यही था पॉइंट नंबर 1 में। अब मूव करो पॉइंट 2 पे। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका, इफ़ द सेलिंग प्राइस एज कैलकुलेटेड अबाउ, जो आपने सेलिंग प्राइस ऊपर निकाला है जो 124 का आपने निकाला है, रिप्रेजेंट अ मार्कअप परसेंटेज ऑफ 40% ऑन वेरिएबल कॉस्ट। वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक मार्कअप परसेंटेज ऑफ 40% ऑन वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, मार्कअप मतलब एडिशन। ठीक है, कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि जो आपका टोटल सेलिंग प्राइस आपने ऊपर निकाला है, ठीक है, मार्कअप का मतलब एडिशन, इसमें प्लस कर देना। टोटल सेलिंग प्राइस जो आपका है उसमें 40% अगर आप और जोड़ दोगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आ जाएगी आपकी। मतलब हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो वेरिएबल कॉस्ट का 140% है। कैसे, अभी देखिए हमारे पास आएगा पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी। देखो इसने कहा है कि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है, हमारे सेल्स जो है हमारी वो दिया हुआ इसने वेरिएबल कॉस्ट प्लस 40% मार्कअप। इसने कहा है कि हमारे पास अगर हमारी जो सेल्स जो आपने ऊपर कैलकुलेट मतलब 124 रुपीज़ की जो मैंने सेल पर यूनिट कैलकुलेट की, इसने कह रहा है कि अगर हम वेरिएबल कॉस्ट में 40% और जोड़ दें,
अगर हम वेरिएबल कॉस्ट में 40% और जोड़ दें तो वो सेल्स के बराबर आ जाएगी। जो क्वेश्चन लिखा है कि अगर हम मार्कअप कर दे 40% और इसमें कर दे कि जो हमारी सेल्स प्राइस है वो रिप्रेजेंट कर रही है मार्कअप परसेंटेज ऑफ मार्कअप परसेंटेज ऑफ 40% ऑन वेरिएबल कॉस्ट। 40% ऑन वेरिएबल कॉस्ट मतलब 40% वेरिएबल कॉस्ट में अगर मैं मतलब देखो अगर वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपये अगर मैं 40% और जोड़ दूं तो जो मैंने सेल्स प्राइस ऊपर कैलकुलेट किया है वो कह रहा है कि उसके बराबर आ जाएगी वैल्यू। हमारे पास सेल्स प्राइस 124 रुपये, इसने कहा कि वेरिएबल कॉस्ट मान के चलो 100 है और इसके अंदर मैं 40% जोड़ दूंगा तो 100 का 40% आएगा 40, तो ये टोटल हमारे पास आएगा 124 इज इक्वल टू 140%। समझ में आ रहा है सभी को? इसने कहा है कि अगर मैं जो हमारी पूरी की पूरी जो सेल्स है 100%, ठीक है, जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारी, अगर मैं जो वेरिएबल कॉस्ट अगर 100 है उसके अंदर अगर 40% और जोड़ दूँ तो वो सेल्स के बराबर आ जाएगा। समझ में आता है सभी को ये? अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट 100 है अगर इसमें 40% और जोड़ दूँ तो हमारे पास आएगी हमारी सेल्स, तो सेल्स आ जाएगी हमारी, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट हमारी आ जाएगी तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आएगी 124 डिवाइड बाय 140%। 124 डिवाइड बाई 140। इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो ऐसे या फिर आप इसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं? सेल्स के ऊपर अगर मैं 40% और जोड़ दूँ तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। देखो अगर ऐसे समझ में आता है तो ऐसे ठीक है, देखो आंसर दोनों में ठीक ही, आपका दोनों में सेम ही आएगा। 124 डिवाइड बाई 140% आएगा 88.57, तो मैं इसे कह सकता हूँ 89 रुपीज़। मैं कह सकता हूँ इसे 89 रुपीज़ पर यूनिट। अगर आप चाहो तो 88.57 भी ले सकते हो, पर अगर आपका क्वेश्चन आप चाहते हो कि आंसर जो है डेसिमल्स में ना आए, आप डेसिमल्स में आंसर को अवॉइड कर रहे हैं तो फिर 89 रुपीज़ लेंगे, तो मैं डेसिमल्स में आंसर ना आए इसलिए मैं 89 रुपीज़ ले रहा हूँ। या फिर आप इसे कैसे कह सकते हैं, देखो अगर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया कि कैसे किया तो फिर आप ऐसे कह सकते हो, और आप देखो ऐसे कर सकते हो, मेरी वेरिएबल कॉस्ट मेरे को निकालनी है, मेरे को वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि सेल्स प्लस 40% और कर दूँ तो वो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। समझ रहे हो? तो अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स को मैं कर दूँ 100 प्लस 40%, तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी 140% ऑफ सेल्स। अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, अब सेल्स को डिवाइड कर दोगे 140% से तो भी आ जाएगा, पर मैं रिकमेंड करता हूँ ऐसे करो, आप जैसा बताया हुआ है हमें ऐसे करो। सेल्स जो है वेरिएबल कॉस्ट के अंदर अगर मैं 40% और मार्कअप जोड़ दूँ तो वो सेल्स के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अगर सेल्स को मैं 100 लेके चलूँ और इसमें 40% और जोड़ दूँ, 100 का ही 40%, तो मैं कह सकता हूँ मेरी जो सेल है वो 140% है। या फिर आप कह सकते हो जो तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट जो तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट है, अगर वो जो है जो तुम्हारी सेल्स है वो वेरिएबल कॉस्ट का 140% है, जो तुम्हारी सेल्स है वो वेरिएबल कॉस्ट का 140% है, ठीक है। तो अब हमें अगर वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा ये, तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी 89 रुपीज़, ठीक है। कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो मेरे को मेल है, आप मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है। ये हमारी निकल गई वेरिएबल कॉस्ट। अब हमें दिया है थर्ड पॉइंट हमें क्या बोलता है? देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमें बोलता है कि कैलकुलेट द कंपनीज इनकम इफ ही हैड चेंज द सेलिंग प्राइस टू 115। कैलकुलेट करो कंपनी की इनकम अगर कंपनी ने अपना सेलिंग प्राइस 115 पे ले आए, ठीक है, 115 पे सेलिंग प्राइस ले आए। एट दिस प्राइस द कंपनी वुड हैव सोल्ड 6750 यूनिट। 115 रुपये का अगर हम रेट कर दें यूनिट्स का
पर यूनिट का, तो 6750 यूनिट्स बिकेंगी। बताओ कंपनी की इनकम क्या होगी सेलिंग प्राइस चेंज करने की वजह से। ठीक है, देखो हम यहाँ करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट अंडर ईच, कह सकते हैं अंडर ईच ऑप्शंस। तो हम निकालेंगे पहले पर्टिकुलर्स, देन हम निकालेंगे यहाँ प्रेजेंट, एंड देन यहाँ पे हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड। अगर आप ये प्रेजेंट वाला कॉलम ना बना के अगर सिर्फ इसके लिए निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, कि क्वेश्चन ने सिर्फ आपको इसके लिए मांगा है। क्वेश्चन ने आपको कहा है कि हमारी अगर हम प्राइस 115 रुपये कर दें तो बताओ हमारा कितना प्रॉफिट आएगा। आप चाहो तो इसके लिए निकाल सकते हो, मैं दोनों इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि आपको कंपैरिजन करके दिखा सकूँ कि इस केस में क्या था और इस केस में क्या होगा। तो हमारे पास सेल्स जो होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे होगी 6750 115 के अकॉर्डिंग। तो आएगा 6750 115 के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 776 250। तो 776 250। और प्रेजेंट में हम कितनी यूनिट सेल कर रहे हैं, प्रेजेंट का हमने शायद सेलिंग प्राइस निकाला था 124 पर यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट थे 7500। 7500 यूनिट पे 124, ये देखिए ये हमने निकाला था 124 का सेलिंग प्राइस और 7500 यूनिट्स थे। तो ये वैल्यू आएगी 9,30,000। 9,30,000 हम यहाँ से लेस करेंगे, यहाँ से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, हमने अभी निकाला था वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। वेरिएबल कॉस्ट 89 रुपीज़ पर यूनिट है, ये देखिए 89 रुपीज़ पर यूनिट। तो 89 रुपीज़ पर यूनिट, तो प्रेजेंट में कितनी यूनिट थी 7500। 7500 ये आएगी 667,500 667,500। और यहाँ पे जब हम यूनिट्स को घटा, हमारे जो सेलिंग प्राइस को घटा देंगे तो हमारे पास यूनिट्स हो जाएंगी ये 6750। तो 6750 पे हमारे पास आएगा 89 रुपीज़, तो ये आएगा 6,07,50। 6,07,50। तो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन तो यहाँ पे आएगा 9,30,000 माइनस 6,67,500, वैल्यू आएगी 262,500। 262,500 एंड इधर आएगी 776,250 माइनस 6,07,50 175,500। 175,500। अब हमारे पास निकलेगी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, हमारे पास टोटल कॉस्ट थी, देखो टोटल कॉस्ट 100 रुपीज़ पर यूनिट थी। टोटल कॉस्ट 100 रुपीज़ पर यूनिट, इसमें से 89 रुपीज़ हमारी थी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट थी 11 रुपीज़ पर यूनिट और वो थी हमारे पास 7,500 यूनिट्स पे। तो फिक्स कॉस्ट आएगी 82,500। लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट है 82,500 और यहाँ पे भी 82,500 ही रहेगी क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है। यहाँ पे भी 82,500 रहेगी। फिक्स कॉस्ट हम इसके लिए निकालेंगे पहले, क्योंकि हम जो है स्टार्टिंग में जो कैलकुलेशन कर रहे थे, जो हमें कॉस्ट दी हुई है 100 रुपीज़ पर यूनिट की, वो 7,500 यूनिट पे दी हुई है। तो इसमें से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट मैनेज कर दूँ तो इतने यूनिट पे फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी मेरे को। और फिक्स्ड कॉस्ट हमारे यहाँ पे भी सेम रहने वाली है और यहाँ पे भी सेम रहने वाली है। तो मैं कह सकता हूँ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना आएगा 262,500 माइनस 82,500 180 एंड यहाँ पे आएगा 175,500 माइनस 82,500, तो ये आएगा 93,000। देखो अब अगर हम हमारे यूनिट्स को, हमारे प्राइस को 115 रुपये पे इस पे लें तो प्रॉफिट गिर रहा है।
और यहाँ पे है हमारा प्रॉफिट हमारा 180 का, यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, तो हम ये जो है वैसे तो हमें निकालने को तो ये कहा था कि सिर्फ इतना निकाल दो, हम ये नहीं निकाल दिया, क्वेश्चन कंप्लीट है। पर लेकिन अगर हमें यहाँ पे लिख मतलब इसको एडवाइस करना हो तो हम एडवाइस करेंगे कि हम जो है हमारी प्राइस को 115 रुपये पे मत लेके आओ, क्योंकि उससे प्रॉफिट डिक्रीज होगा। हमें कॉन्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हम कॉन्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करते हैं। वैसे तो हम ये बोलेंगे कि ना, हम जो है प्राइस को 115 पे नहीं लेके आएंगे, इससे हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है। ठीक है, सिंस दोनों केस में फिक्स कॉस्ट जो सेम है, तो या तो आप इनको कंपेयर कर लो या इनको कंपेयर कर लो, बात एक ही है, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही रहने वाले हैं, दोनों में से सेम वैल्यू माइनस हुई है, तो या तो इनको कंपेयर करो या इनको कंपेयर करो। ठीक है, अगर आप यहाँ तक भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे ना कॉन्ट्रीब्यूशन तक, तो भी ये क्वेश्चन, तो भी आंसर आपका ठीक है। अगर आप यहाँ तक भी सोल्व कर देते हो, यहाँ तक भी सोल्व करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, आंसर पूरा सही है आपका। यहाँ तक सोल्व करोगे तो भी ठीक है। ठीक है, ये एडिशनल है, ये आप करना चाहो तो कर सकते थे, फिक्स कॉस्ट में से माइनस करके प्रॉफिट निकाला, ये आप करना चाहो तो। और कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ तक निकालोगे तो बिल्कुल आंसर आपका करेक्ट है। तो हम कहेंगे कि जो है 115 रुपये का जो प्रॉफिट है वो करेंगे तो उससे प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। कितने से डिक्रीज होगा? 162,500 माइनस 175,500, हमारा प्रॉफिट जो है वो 87,000 रुपीज़ से डिक्रीज हो जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, इन रिस्पॉन्स टू कॉम्पिटिटिव प्रेशर द कंपनी मस्ट रिड्यूस द प्राइस टू 105 नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि आप कॉम्पिटिटिव का प्रेशर, मतलब कंपटीशन का प्रेशर है कंपनी के ऊपर, और कंपनी को अपना प्राइस 105 पे लाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए 105 पे प्राइस लाना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर में, इन ऑर्डर टू अचीव सेल ऑफ 7,500 यूनिट। अगर हमें 7500 यूनिट सेल करनी है तो कंपनी ऑल्सो प्लान टू रिड्यूस इट्स इन्वेस्टमेंट टू 825। देखो, अगले साल हमें 105 रुपये पे प्राइस लाना है, हमारा कंपटीशन का प्रेशर है हमारे ऊपर, हम 105 रुपये से ऊपर प्राइस बढ़ा ही नहीं सकते। ठीक है, अगर हमें 7500 यूनिट बेचनी है तो हमें 8,25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, 8,25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट लगेगी। इतनी मतलब हम पहले 9 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट लगा रहे थे, पर अब कंपनी कह रही है कि अगर 7500 यूनिट अब बेचनी है 105 के हिसाब से, तो 8,25,000 की इन्वेस्टमेंट में काम चल जाएगा, 9 लाख के बजाय 8,25 की लगाएंगे, चल जाएगा, और उस पर हमें 20% का रिटर्न चाहिए। ठीक है, इफ अ 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मेंटेन, व्हाट इज द टारगेट कॉस्ट? बताओ टारगेट कॉस्ट क्या होगी? इसको वीडियो को पॉज करके ये वाला पार्ट आप कर सकते हो, जैसा हमने फर्स्ट पार्ट किया टारगेट कॉस्ट निकाला, बिल्कुल वैसा ही है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ टारगेट कॉस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास आएगी पर्टिकुलर्स एंड ये आएगी पर यूनिट। तो ये हमारे पास पहले आएगा, हमारी जो है हम कर रहे हैं हमें अपना प्राइस 105 पे लाना है, मतलब एक बार सेलिंग प्राइस दिया हुआ हमें, तो मैं कह सकता हूँ कि टारगेट सेलिंग प्राइस है 105। कॉस्ट लेके आनी है, अगर मैं इसमें से मेरा प्रॉफिट डिडक्ट कर दूँ तो कॉस्ट आएगी, तो मैं यहाँ से करता हूँ लेस टारगेट प्रॉफिट। तो अब हमें यहाँ निकालना है हमारा टारगेट प्रॉफिट। तो टारगेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास? ये दिया हुआ है कि 8,25,000 पे 20% कमा लोगे तो भी इनफ है, और 7500 यूनिट पे ये कह रहा है 8,25,000 पे अगर हम 20% अर्न कर दें और 7500 यूनिट पे, तो पर यूनिट प्रॉफिट आएगा 8,25,000, इस पे 20% और 7500 यूनिट पे कर दें तो ये आएगा 22 रुपीज़। तो ये हमारे पास आएगी टारगेट कॉस्ट। तो मैं कह सकता हूँ 105 माइनस 22, ये आएगा 83 रुपीज़। तो हमारे टारगेट कॉस्ट जो पर यूनिट है वो अब 83 रुपीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 7। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन था ये बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 7, पर हमारे लिए आज का था क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा हो चुका है, देखो ये हमारा कंप्लीट है। ठीक है, इसमें शायद किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, पर सोल्व करने की कोशिश करेगा, थोड़ा समझने की कोशिश करे तो समझ सकता है। बस इतना देख लो, अगर हम हमारी वेरिएबल कॉस्ट में 40% और जोड़ दें तो वो सेल्स के बराबर आ जाएगा।
अगर वेरिएबल कॉस्ट में अगर हम 40% और जोड़ दें तो सेल्स के बराबर आएगा। तो वेरिएबल 100 हमारी अगर सेल्स वेरिएबल कॉस्ट 100 थी, इसमें 40% और जोड़ दे तो सेल्स के बराबर आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट प्लस 40% और जोड़ दूँ तो सेल्स आ जाएगी। तो सेल्स हमारी 140% हो जाएगी, तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 89 रुपीज़ का। ठीक है, ईजी है, इसमें कुछ वैसे कोई टिपिकल पार्ट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इसको लॉजिकली सोचेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 8। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बढ़िया इलस्ट्रेशन है, दिखने में बड़ी है पर है बिल्कुल ईजी। ABC एंटरप्राइजेज हैज़ प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए हमने एक बजट प्रिपेयर किया है। क्वांटिटी हम जो है 10,000 यूनिट्स की सेल करेंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें दी हुई है 30 रुपीज़ की। वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है डायरेक्ट मटेरियल 8 रुपये पर यूनिट, लेबर लगेगा 6 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे 2 घंटे एक यूनिट को बनाने में और 50 पैसे पर आवर के हिसाब से 1 रुपये पर यूनिट। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल के आएगा 15 रुपीज़। जब हम हमारे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो 15 का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपये, बिल्कुल सही। अगर 15 रुपये पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन आया, अगर हम 10,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करते तो बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन 1.5 लाख ही बनता है। ठीक है, बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है 1,40,000 की और बजटेड प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000 का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन में से 150 में से 140 की फिक्स कॉस्ट माइनस करें तो प्रॉफिट आएगा 10,000 बजटेड। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो डिससेटिस्फाई हैं इस बजट से, मतलब वो खुश नहीं है इस बजट से और आस कर रहे हैं वर्किंग पार्टली टू केम अप विद अल्टरनेटिव बजट विद हायर टारगेट प्रॉफिट फिगर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन में कह रहे हैं कि आप जो है अलग बजट प्रिपेयर करो, दूसरा बजट प्रिपेयर करो जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो और अलग अलग आप अल्टरनेटिव्स देख के बनाओ। कैसे बजट बना सकते हैं, कौन कौन से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। द वर्किंग पार्टी रिपोर्ट्स बैक विद द फॉलोइंग सजेशंस। मतलब जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने काम दिया था कि आप अलग अलग सजेशन को देखते हुए दोबारा से बनाओ बजट ताकि प्रॉफिट 10,000 से ज़्यादा आए। तो जिसको काम दिया था उसने सजेशन दिए हैं कि दैट विल लीड टू बजट प्रॉफिट ऑफ 25,000 रुपये। वो कह रहा है कि उसने जिसको हमने काम दिया था कि ये दूसरा बजट बना के लाओ जिसमें प्रॉफिट 10,000 से ज़्यादा हो, उसने हमें सजेशन दिए हैं कि जो बजटेड प्रॉफिट है उसको हम 10 से बढ़ा के 25 कर सकते हैं। द कंपनी शुड स्पेंड 28,500 ऑन एडवर्टाइजमेंट। कंपनी को 28,500 रुपये की एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना पड़ेगा। एंड सेट द टारगेट सेल प्राइस 32 रुपये पर यूनिट, और हमें 32 रुपये पर यूनिट के हिसाब से सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा। इट्स एक्सपेक्टेड दैट द सेल्स वॉल्यूम विल ऑल्सो राइज। हमें ये उम्मीद है कि इससे हमारी सेल्स की जो यूनिट्स हैं वो भी बढ़ेंगी टू 12,000 यूनिट। ये हमारी जो सेल्स की यूनिट्स हैं पहले 10,000 थी, अगर हम हमारे प्राइस को 32 रुपये कर देंगे तो सेल्स की यूनिट 12,000 रुपये पर 12,000 यूनिट्स हो जाएंगी। इन ऑर्डर टू अचीव द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी अचीव करनी है, देखो 10,000 से ज़्यादा कितनी, 2,000 यूनिट्स के लिए एक्स्ट्रा। अब 12,000 बेचेंगे, पहले 10 थी, इसका मतलब 2,000 यूनिट एक्स्ट्रा बेचेंगे। तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी हमें चाहिए, द वर्क फोर्स मस्ट बी एबल टू रिड्यूस द टाइम टेकन। हम कहेंगे जो वर्कर हमारे काम कर रहे हैं कि भाई तुम अपना टाइम कम करो काम करने का, जल्दी काम करके दो हमें। टू मेक ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इट इज़ प्रपोज टू ऑफर अ पे एंड प्रोडक्शन डील इन विच द वेज रेट पर आवर इज इंक्रीज टू 4 रुपये। प्रेजेंट क्या वेज रेट मिल रही है, प्रेजेंट क्या हमें कुछ नहीं पता, हमें बस डायरेक्ट लेबर आवर 6 रुपये पर यूनिट दे दिया, पर हमें ये नहीं पता कितने आवर्स लग रहे हैं। इन्होंने सीधा कह दिया कि भाई लेबर आप जो है थोड़ा सा काम जल्दी करो, हम आपकी दिहाड़ी 4 रुपये पर घंटे पे बढ़ा रहे हैं। पहले कितनी हमें नहीं पता, पर लेकिन नहीं बता दी इसने कि नहीं हम 4 रुपीज़ पर आवर के अकॉर्डिंग उन्हें पे करेंगे। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, पहले हम बना रहे 10,000 यूनिट, अब हमें 12 बनानी है, 12,000 यूनिट, तो 2,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनेगी। तो हम वर्कर को कह रहे हैं कि भाई 2,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनानी है तुम लोगों को, थोड़ा सा काम जल्दी करो, पैसे हमसे थोड़े से फालतू ले लेना, बस इतनी सी बात है। वो कह रहे हैं कि हम 4 रुपये पर आवर के हिसाब से अब उन्हें पेमेंट करेंगे। पहले कितने के हिसाब से पेमेंट करते थे ये दिया नहीं हुआ। वेरिएबल ओवरहेड के लिए तो दिया, चलो 2 घंटे 50 पैसे के अकॉर्डिंग दे रहे, लेकिन लेबर को कितना दे रहे हैं वो नहीं दिया था। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि हम 4 रुपये पे इंक्रीज़ कर देंगे, इसका मतलब पहले जो दे रहे थे 4 रुपये से कम ही दे रहे होंगे, तभी 4 रुपये पे बढ़ा रहे हैं। 4 रुपये से नहीं बढ़ा रहे, 4 रुपये के ऊपर बढ़ा रहे, 4 रुपये तक, मतलब अब जो हमारी कॉस्ट है वो 4 रुपये पर घंटे हैं, ये दिया होगा हमें। द आवरली रेट फॉर वेरिएबल ओवरहेड विल बी अनअफेक्टेड। जो ये आवरली रेट है 50 पैसा पर आवर वेरिएबल ओवरहेड के लिए, ये सेम रहने वाला है, इस पर कोई चेंज नहीं आएगा। असर्टेन करो टारगेट लेबर टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट। ये कह रहे हैं कि आप निकालो कि टारगेट लेबर टाइम कितना लगेगा, आप हमें निकाल के बताओ कि टारगेट लेबर टाइम, अब हमें कितना टारगेट जो है कितना लेबर को टाइम लगाना चाहिए ताकि हम हमारा अचीव कर सके टारगेट प्रॉफिट, ताकि हमारा जो टारगेट प्रॉफिट है उसे अचीव कर सकें।
टारगेट प्रॉफिट सभी को पता है ना। ये देखो क्वेश्चन ने दिया कि बजटेड प्रॉफिट जो है वो 25 का होगा, मतलब ये टारगेट प्रॉफिट है। पहले 10 का था, अब हम क्या कर रहे हैं, बजटेड प्रॉफिट 25 पे लेके आ रहे हैं, मतलब 10 से बढ़ के बजटेड प्रॉफिट 25 हो जाएगा, मतलब ये टारगेट प्रॉफिट हो जाएगा। अब अगर थोड़ा सा कोई किसी ने जितना भी मैंने सोल्व किया है, जितना भी अभी तक क्वेश्चन किया, अगर उसके बेस पे भी सोचे ना वो क्वेश्चन कर सकता है, ये बिना इसका सोल्यूशन देके कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट प्रॉफिट तुम्हें दे रखा है, टारगेट सेलिंग प्राइस 32 रुपये पर यूनिट दे रखा है, तो टारगेट कॉस्ट तो निकाल सकते हो। टारगेट कॉस्ट में से अगर ये सारी कॉस्ट माइनस कर दो तो लेबर की कॉस्ट मिल जाएगी, और 4 रुपये पर आवर रेट दिया ही हुआ है, तो नंबर ऑफ आवर्स निकल जाएंगे। वीडियो को पॉज करके एटलीस्ट ट्राई करने की कोशिश करो, गलत होएगा और क्या हो सकता है इससे ज़्यादा, पर लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करो, कुछ तो ठीक होगा। ठीक है, आपको लेबर का टाइम बताना, लेबर आवर्स निकाल। चलो हम तो करने वाले, कोई वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई भी इसमें इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं हिंट दे रहा हूँ, वेरिएबल ओवरहेड 2 आवर्स लगने वाले हैं, पर लेकिन अब ये चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमें टाइम ही तो निकालना है। पहले तो मैं बताया था कि 2 घंटे लगने वाले वेरिएबल ओवरहेड पे 50 पैसे के हिसाब से, अब ये कह रहा है कि 50 पैसे का जो रेट है, ये लिखा हुआ वेरिएबल ओवरहेड का 50 पैसे का रेट वो सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसका मतलब ये 2 आवर्स बदलेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले हमारे लेबर आवर ज़्यादा लगते थे तो वेरिएबल ओवरहेड में ज़्यादा आवर्स लगते थे, अब ये वाला लेबर आवर्स का टाइम कम हो जाएगा तो वेरिएबल ओवरहेड पे भी टाइम कम हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी सभी को। चलो इसे सोल्व करते हैं, देखो कैसे करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8, इसे कैसे करना है देखो। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। हमें पहले निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट कितनी है। लेबर की तो चलो हमें निकालनी है, वो तो देख लिया, पर यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड मैंने क्यों लिखा है सॉरी, वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट क्यों हम निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो वेरिएबल ओवरहेड का हमें रेट तो पता है कि 50 पैसे पर आवर लगने वाले हैं, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड के आवर्स नहीं पता कितने आवर्स लगाने वाले हम, ना तो इसके आवर्स पता लेबर के, ना ही इसके आवर्स पता। इस क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, भाई हमें ये बता दो टारगेट लेबर टाइम कितना है, इसका टाइम, और ये जो वेरिएबल ओवरहेड पे जो आवर्स लगे हुए हैं 2 आवर्स, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है। अगर लेबर आवर बढ़ेंगे तो वेरिएबल ओवरहेड के आवर बढ़ेंगे, डायरेक्ट लेबर के घटेंगे तो वेरिएबल ओवरहेड के भी घटेंगे। ठीक है, ये दोनों का रिलेशनशिप है बिल्कुल। देखिए अब मैं कहता हूँ पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। हमारे पास दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है टारगेट सेल्स, क्वेश्चन ने हमें टारगेट सेल्स दी हुई है। क्वेश्चन कह रहा है कि 32 रुपये पर यूनिट के हिसाब से सेल करेंगे हम। अब हमारा प्राइस 32 रुपये पर यूनिट हो जाएगा और 12,000 यूनिट्स हो जाएंगे, तो 32 रुपये पर यूनिट 12,000 यूनिट्स पे, तो ये हो जाएगा आपका 12,000 यूनिट्स पे 32 रुपये पर यूनिट 3,84,000। इसमें से हम लेस करेंगे टारगेट प्रॉफिट। क्वेश्चन ने हमें टारगेट प्रॉफिट दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा प्रॉफिट पहले 10,000 था, अब हमारा जिस बंदे ने काम करके दिया हमें नया, जिसने बजट प्रिपेयर किया, वो कह रहा है कि प्रॉफिट 25,000 तक पहुंच सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो रिवाइज टारगेट प्रॉफिट है वो 25,000। तो क्या इसे मैं बोल सकता हूँ टारगेट कॉस्ट। तो ये हमारे पास आएगी 384 माइनस 25, 3,59,000, 3,59,000 ये टारगेट कॉस्ट आएगी। ठीक है, टारगेट कॉस्ट है, या फिर मैं कह सकता हूँ ये टोटल कॉस्ट है। अब हम यहाँ से लेस करेंगे, यहाँ से लेस करने वाले हम मटेरियल की कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट। क्वेश्चन ने दिया है कि मटेरियल लगने वाला है 8 रुपये पर आवर, 8 रुपये पर यूनिट। सो 8 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग अगर हम 12,000 यूनिट पे लगाएं तो कितने आएंगे, 12,000 यूनिट पे 8 रुपये के अकॉर्डिंग अगर हम लगाएं तो 96,000।
ठीक है, यहाँ से हम माइनस करेंगे लेबर कोस्ट, पर लेबर कोस्ट अभी पता नहीं, हम लेबर कोस्ट ही तो निकाल रहे हैं, तो हम छोड़ देंगे अभी, जो हमें कोस्ट पता है ना वो माइनस करेंगे। देखो लेबर कोस्ट हम निकाल रहे हैं, इसको छोड़ दो। वेरिएबल ओवरहेड निकाल रहे हैं, छोड़ दो। कंट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है, इसको माइनस करने के बाद इसको छोड़ दो। अब हमें ये फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है जो हमें पता है, तो हम यहाँ लिखेंगे फिक्स कॉस्ट, लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। और कितनी दी हुई है फिक्स कॉस्ट हमें? क्वेश्चन कह रहा है कि फिक्स कॉस्ट है आपकी 140 की, फिक्स कॉस्ट 140। हमने कॉस्ट माइनस कर दी, अब सिर्फ दो कॉस्ट माइनस करनी रहती है यहाँ से, वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट। कैसे? देखो हमारे पास दिया मटेरियल कॉस्ट हमने माइनस कर दी, लेबर की कॉस्ट अभी माइनस नहीं की, वेरिएबल ओवरहेड माइनस नहीं किया, और हमें फिक्स्ड कॉस्ट दी थी वो हमने माइनस कर दी। हमें सिर्फ ये दो कॉस्ट बची हुई जो माइनस नहीं की अभी तक। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बैलेंस लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, सॉरी वन कॉस्ट और यहाँ रहती है, एक कॉस्ट और रहेगी हमारे पास। क्वेश्चन ने क्या क्या कहा था कि हमें कंपनी को 28,500 रुपये एडवर्टाइजमेंट पे भी खर्चा करना पड़ेगा अगर उसे 25 का प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ से हम लेस करेंगे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितनी दी थी हमें? 28,500। अब एक बात बताओ, मेरी टारगेट टोटल कॉस्ट ये थी, ये कॉस्ट हमें पता ही हमने माइनस कर दी, तो जो बची हुई कॉस्ट है वो वेरिएबल ओवरहेड और लेबर की कॉस्ट है। तो हम करेंगे 3,59,000, 359 माइनस 96 माइनस 1,40,000 माइनस 28,500, वैल्यू आएगी 94,500, 94,500। तो अब मैं कहता हूँ कि लेट नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू एक्स। तो मैं कह सकता हूँ कि 94,500 इज इक्वल टू लेबर कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स प्लस वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, ये 94,000 लेबर कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट को मैं प्लस करूँगा तो आएगी, इसमें ये दोनों कॉस्ट जुड़ी हुई हैं। चलो ठीक है, 94,500 इज इक्वल टू लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगी? टोटल नंबर ऑफ आवर्स, मैंने मान लिया टोटल नंबर ऑफ आवर्स है एक्स, और क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि हम लेबर को पे करते हैं, लेबर को अब से हम पे करेंगे 4 रुपये पर आवर, तो हम पे करेंगे 4 रुपये पर आवर। तो ये लेबर कॉस्ट आ जाएगी, नंबर ऑफ आवर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 4 रुपये पर आवर तो लेबर कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट में नंबर ऑफ आवर्स हमें नहीं पता, नंबर ऑफ आवर्स में मान के चलता हूँ एक्स, और क्वेश्चन ने हमें कहा था कि वेरिएबल ओवरहेड के ऊपर जो मेरा रेट रहने वाला है वो सेम रहेगा। ये देखो ये रहा आवरली रेट, वेरिएबल ओवरहेड के लिए वो अनअफेक्टेड रहेगा, मतलब सेम रहेगा। कितना? 50 पैसे। ये रहा वेरिएबल ओवरहेड में 50 पैसे, तो मैं कह सकता हूँ इंटू 50 पैसा, तो ये आएगा 94,500 इज इक्वल टू 4x प्लस 0.50x। तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 94,500 डिवाइड बाय 4.50, ये कितनी आती है वैल्यू? ये शायद 20,000 क्या रहा हूँ, 94,500 डिवाइड बाय 4.5 21,000। तो मेरे पास जो टाइम आएगा वो आएगा 21,000 आवर्स का, और यही हमें निकालना था क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ने हमें कहा था कि आपको सिर्फ टारगेट लेबर टाइम निकालना है टारगेट प्रॉफिट को अचीव करने के लिए, रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट। तो हमने टारगेट लेबर टाइम निकाल दिया 21,000 आवर्स का। ठीक है, ये देखिए हमें दिया 21,000 आवर्स पे, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 9, बिल्कुल ही ईजी है, देखने में बड़ा है पर इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। यू, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, यू द मैनेजर ऑफ अ पेपर मिल, ओके, एंड हैव रिसेंटली केम अक्रॉस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेपर। अच्छा, आप मैनेजर है पेपर मिल के और आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेपर के बारे में अभी पता चला, विच इज़ बीइंग सोल्ड एट सब्सटेंशियली लोअर रेट, जो कि अभी सस्ते पे बिक रहा है, बाय अनदर कंपनी ABC लिमिटेड, कोई दूसरी कंपनी है ABC लिमिटेड, वो उसे सस्ते पे बेच रही है। देन द प्राइस चार्ज बाय योर ओन मिल,
जो आपकी मील जो प्राइस चार्ज कर रही है उससे सस्ते में बेच रही है। मान के चलो आप 100 रुपये का बेच रहे हो तो आपका कंपटीटर 80 रुपये का बेच रहा है, मतलब आपसे भी सस्ता बेच रहे हैं। द वैल्यू चेन फॉर वन ऑफ टन ऑफ सच पेपर फॉर ABC लिमिटेड एज फॉलो। मतलब ABC लिमिटेड अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कैसे करते हैं? ABC लिमिटेड पहले अपना प्रोडक्ट मर्चेंट को देता है, मर्चेंट फिर प्रिंटर्स वगैरह को देते हैं, मतलब जो शॉप पे जो प्रिंट करते हैं, और फिर वो अल्टीमेटली पेपर जाता है कस्टमर की तरफ। ABC लिमिटेड जो है सेल करता है पार्टिकुलर पेपर टू द मर्चेंट एट द रेट ऑफ 1466 पर टन। मतलब ABC लिमिटेड जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसका सेलिंग प्राइस है 1466 पर टन, और ABC लिमिटेड जो है वो फ्रेट पे करता है 30 रुपये पर टन के अकॉर्डिंग। मतलब जो ABC लिमिटेड जो अपना माल मर्चेंट के पास पहुंचाता है तो 30 रुपये पर टन के अकॉर्डिंग फ्रेट पे करता है ABC लिमिटेड। एवरेज रिटर्न एंड अलाउंसेज अमाउंटेड टू 4% ऑफ सेल्स। मतलब जो ये सेल है इसका 4% हमारे जो रिटर्न और अलाउंसेज हैं वो होते हैं 60 रुपये पर टन। 60 होते हैं, देखना 1466 का 4%, ये आएगा 58.64। अच्छा ये आता है 58.64, पर इसने राउंड ऑफ कर दिया कि 60 मान के चल लो आप, ठीक है। इसने लिखा भी अप्रॉक्सीमेटली, इसने लिखा है अप्रॉक्सीमेटली जो है 60 रुपीज़ के पास आता है। 58 रुपीज़ हमने देखा है कि अगर हम इसका 4% निकालें तो 58 के राउंड आएगा, पर इसने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली आप 60 रुपीज़ लेके चलो कि 60 रुपीज़ के बराबर आ जाती है कॉस्ट, ठीक है। द वैल्यू चेन ऑफ योर कंपनी, अब हमारी कंपनी की बात करें, ये ABC लिमिटेड जो हमारा कंपटीटर है वो तो ऐसे सप्लाई करते हैं। हमारी बात करें थ्रू विच द पेपर रीचेज टू इट्स अल्टीमेट कस्टमर इज सिमिलर टू द ABC लिमिटेड। हमारा भी कुछ ABC लिमिटेड के जैसा ही है। हाउएवर यूर मील डज नॉट डायरेक्टली सेल टू द मर्चेंट। हम जो है डायरेक्टली इस मर्चेंट को सेल नहीं करते। ABC लिमिटेड पहले यहाँ पहुँचाता है फिर यहाँ से यहाँ, हम जो है इसको सप्लाई नहीं करते सीधा, हम मर्चेंट को नहीं देते। द लेटर रिसीविंग द पेपर फ्रॉम अ ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मेंटेन बाय योर कंपनी। हम क्या करते हैं, लेटर रिसीविंग द पेपर फ्रॉम अ ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मेंटेन बाय योर कंपनी एट हरियाणा। हमारे हरियाणा में कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, वहाँ से हम जो है पेपर को रिसीव करते हैं, ठीक है। शिपमेंट कॉस्ट फ्रॉम द मिल टू द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, द लेटर रिसीविंग द सॉरी हम रिसीव नहीं करते। द लेटर रिसीविंग द पेपर फ्रॉम अ ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मेंटेन बाय योर कंपनी, मतलब हम जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे सप्लाई करते हैं हमारे पेपर को, ठीक है। शिपमेंट कॉस्ट जो है वो मील से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक वो 11 रुपये पर टन के अकॉर्डिंग होती है। मतलब जब हम हमारे पेपर को हमारे वेयर हाउस पे या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे पहुंचाते हैं जो हरियाणा में है, तो 11 रुपये पर टन के अकॉर्डिंग हमारे वहाँ पे पहुँचाने का खर्चा आता है। वाइल द ऑपरेटिंग कॉस्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैव बीन एस्टिमेटेड टू बी, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में वो 25 रुपये पर टन, मतलब जहाँ पे हम हमारा प्रोडक्ट को जाके जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब जिस वेयर हाउस पे हम हमारे प्रोडक्ट को पहुँचाते हैं वहाँ पे 25 रुपये पर टन के अकॉर्डिंग जो है उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है, ठीक है। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जहाँ पे हम हमारे पेपर पहुँचाते हैं और जो आगे सप्लाई करते हैं वो कहता है कि उसे जो है 58 रुपये पर टन के अकॉर्डिंग उसे भी प्रॉफिट चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मील की मैन्युफैक्चरिंग टारगेट कॉस्ट, आपको कैलकुलेट करना है खुद की अपनी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग टारगेट कॉस्ट कितनी हो सकती है फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर फॉर योर कंपनी। यू मे अज्यूम दैट द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड बाय योर कंपनी इक्वल टू 120 रुपये पर टन। आपकी कंपनी कह रही है कि मुझे 120 कमाना है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वो कह रहा है मुझे 58 रुपये पर टन कमाना है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे 25 रुपये की ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, हाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट वहाँ पे 25 रुपये की होती है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे सामान पहुँचाने के लिए, मतलब पेपर पहुँचाने के लिए, हम यहाँ से जब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो हरियाणा में वहाँ पे पहुँचाएंगे पेपर, 11 रुपये पर टन का खर्चा आता है। और हमारे पास जो है रिटर्न एंड अलाउंसेस 60 रुपये पर टन लेके चलो, और 1466 रुपये की सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और फ्रेट का किराए का खर्चा 30 रुपये पड़ता है, 30 रुपये पड़ेगा। अब आपको निकालना है इसमें से कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग टारगेट कॉस्ट कितनी होगी। अगर मैं सारी कॉस्ट, देखो मेरे पास जो है मेरे को दिख रहा है कि हम सेलिंग प्राइस मेरा इतना है, मेरा सेलिंग प्राइस इतना है, और मेरे को प्रॉफिट भी दे रखा है। प्रॉफिट कैसे दे रखा है ये देखो, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कह रहा है कि मुझे 58 रुपये कमाने, और वो कह रहा है कि मुझे 120 रुपये कमाने हैं, तो मेरा प्रॉफिट भी आ गया। अगर मेरा प्रॉफिट आ गया तो इधर उधर की जो जितनी भी कॉस्ट दी हुई है अगर मैं सारी माइनस कर दूँ तो मेरे पास आएगी मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी लग रही है। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है, ये मैन्युफैक्चर सामान बनने के बाद, जो मेरा सामान जब बन गया बनने के बाद जितनी कॉस्ट लग रही है वो कॉस्ट है ये। और क्वेश्चन ने हमें कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल दो, क्या निकाल देंगे? ट्राई करते हैं, हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 9, मैं इस क्वेश्चन के बारे में अभी श्योर नहीं हूँ,
क्योंकि मैंने अभी तक इसका सॉल्यूशन वगैरह कुछ भी देखा नहीं है सच। तो मुझे जहाँ तक लगता है अभी वहाँ तक हम इसे सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ मील की हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है टारगेट। तो मैं लिखता हूँ पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेलिंग प्राइस। देखो हमें हमारा खुद का सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ कि हम कितने पे सेल करते हैं क्या करते हैं, पर हमें ये दिया हुआ था कि हम जो है हमारे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा महंगे पे बेचते हैं। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में दिया है कि हमें ये पता चला था कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो हमसे सस्ते पे बेच रहा है। क्वेश्चन में लिखा था, देखो क्वेश्चन कह रहा था कि हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेपर के अराउंड आए हैं और हमें ये पता चला कि जो हमारा ABC लिमिटेड कॉम्पिटिटर है वो हमसे भी सस्ता बेच रहा है। तो एक बात बताओ, अगर मैं मेरा प्राइस 1466 से ज़्यादा रखूँगा तो क्या कोई मेरे से सामान खरीदेगा? क्या कोई मेरे से 1466 से ज़्यादा मैं प्राइस रखूँ तो मेरे से कोई सामान खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, क्योंकि मेरा कॉम्पिटिटर जो है वो 1466 पर टन पे सेल कर रहे हैं। अगर मैं इससे ज़्यादा प्राइस रखूँगा तो मेरे कस्टमर सारे कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे। तो मतलब मेरे को मेरा प्राइस इससे तो कम से कम ही रखना पड़ेगा, या तो 1466 रखना पड़ेगा या इससे कम। अगर मैंने इससे ज़्यादा प्राइस बढ़ाया तो मेरे जो कस्टमर है वो कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे। तो मेरे को मान के चलना पड़ेगा, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि मैं 1466 से प्राइस कम करने वाला हूँ, तो मेरे को मान के चलना पड़ेगा हमारी कंपनी भी 1466 पे ही सेल करेगी। तो सेलिंग प्राइस पर टन 1466, यहाँ से हम लेस करेंगे, हमारे पास कितना किसको रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए 58 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को कितना चाहिए? ये कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को 58 रुपीज़ पर टन चाहिए और हमें कमाना है 120 रुपये पर टन। तो मैं कह सकता हूँ इसको कमाना है 58 और मील्स को कमाना है, मतलब मील हमारी कंपनी, इसको कमाना है 120, यस 120 पर टन। तो ये कितना आ जाएगा? 50 60 70 178 रुपीज़ पर टन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो अगर मैं इसमें से मेरा जो रिटर्न है वो माइनस कर दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास टारगेट टोटल कॉस्ट, तो ये मेरी आएगी टारगेट टोटल कॉस्ट 1466 माइनस 178, ये आएगा 1288 एंड 8। अब हमें क्या निकालना है? क्या टोटल कॉस्ट निकालनी है? टोटल कॉस्ट तो नहीं निकालनी। वो कह रहा है कि मुझे मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताओ कितनी लगेगी। तो अगर इस टोटल कॉस्ट में से मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद के जो खर्चे हो रहे हैं वो हटा दूं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल जाएगी। तो मैं यहाँ से लेस करता हूँ, क्या क्या कॉस्ट लग रही है मैन्युफैक्चरिंग के बाद की। फ्रेट देना पड़ेगा 30 रुपये पर टन, तो मैं करता हूँ फ्रेट कॉस्ट 30 रुपीज़ पर टन। देखो हमारे पास दो कॉस्ट और दी, ये दी हुई थी, ये शिपमेंट की कॉस्ट है, ये अलग है, ये फ्रेट की कॉस्ट है, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है और ये शिपमेंट वाली कॉस्ट अलग है। और हमें लग रहा था रिटर्न एंड अलाउंसेस 60 रुपये पर टन, लेस करेंगे रिटर्न एंड अलाउंसेस 60 रुपये पर टन। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? उसके बाद हमें दिया हुआ है कि हमारी शिपमेंट कॉस्ट लगेगी 11 रुपये पर टन। शिपमेंट कॉस्ट लेस करेंगे शिपमेंट कॉस्ट, कहाँ गई हमारी शिपमेंट कॉस्ट पर टन? इसने कहा 11 रुपये पर टन देनी पड़ेगी शिपमेंट कॉस्ट। उसके बाद इसने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग कॉस्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे लगने वाली है वो 25 रुपये पर टन, तो मैं कह सकता हूँ लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे कितनी कॉस्ट लगने वाली है, हमें ये दिया हुआ था 25 रुपीज़ पर टन, या और कुछ दिया होगा हमें, ये हमें सेलिंग था, ये वाली कॉस्ट माइनस कर दी, 25 माइनस कर दी, 11 रुपीज़ पर टन लग रहा था, ये हमारी रिक्वायर्ड रिटर्न थी, ये माइनस कर दी, सब कुछ माइनस कर दिया। तो हमारे पास जो अब बचेगा, जो बैलेंस बचेगा वो आनी चाहिए हमारी टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ मील की आएगी हमारे पास टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1288 माइनस 30 माइनस 60 माइनस 11 माइनस 25, ये आनी चाहिए 1162, ये आएगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ मील पर टन। तो ये आएगा टारगेट, मतलब हमारी जो मील्स हैं वो कह रही है कि 1162 की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम हो सकती है पर इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। पहले हम चेक कर लेते हैं सही भी है नहीं हमारा आंसर। 1162, जस्ट वेट, 1162, यस, देखिए बिल्कुल सही है हमारा आंसर, बिल्कुल करेक्ट आया। ये देखिए लिखा हुआ है टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी 1162 की, लेस टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ, ये ऊपर की गलत है, ये नीचे आएगा, ये एक पॉइंट ऊपर हुआ है, ये टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द मिल नीचे आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आएगी टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1162 की, और हमने भी निकाला है 1162 की, ठीक है, हमारा सोल्यूशन ठीक है। तो हमारे पास इतने ही इसमें इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं स्टडी मटेरियल में हमारे पास टारगेट कॉस्टिंग के ऊपर, ठीक है। तो चलो थैंक यू, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर फर्स्ट टाइम हो तो। मैं CMA के सारे के स्टडी मटेरियल में जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस दिए हैं सभी ट्राई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, कि सभी कवर कर लूँ। मैं पहले खुद इसको थोड़ा सा मतलब सीखता हूँ, फिर उसके बाद आपको अच्छे से इसमें जो है कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो पक्का लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर ज़रूर कर देना, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो शेयर ज़रूर कर देना, एक शेयर तो कर ही सकते हो इतनी मेहनत के लिए। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट है तो आप मेरे को मेल कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो वीडियो में, तो ठीक है। चलो फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, बाय बाय।